अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं आज इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज कर रहे हैं। एक काफ़िला लेकर वज़ीर आला KP के गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लिया गया है, क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास समिट होने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को, तो लिहाजा किसी को भी कैपिटल के जो हालात हैं उसको ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़े वाशगाफ अल्फाज में, बड़े वाज़े अल्फाजों में कल भी और आज भी वज़ीर दाखिला ने कहा है तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि जो तहरीक इंसाफ है वो समिट तक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक जो है वो अपना इजलास जो है एहतजाज जो है ये मौखर कर दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है इस्लामाबाद में। न फ़ोन चल रहे हैं, न इंटरनेट चल रहे हैं, दफ्तर वाला घर नहीं पहुंच पा रहा है, घर वाला अगर किसी ने बाहर जाना है रास्ते सारे बंद हैं, ब्लॉक है। इस बार तो कंटेनर में बताया गया कि मिट्टी डाल के भर दिए गए हैं कि जो है क्रेनों की मदद से भी कंटेनर्स को हटाया ना जा सके। तो एक बड़ा अजीब सा मंजर इस्लामाबाद जो है वो आज पेश कर रहा है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का मामला है। ये जो आज एहतजाज करने जा रही है तहरीक इंसाफ, इसकी बड़ी वजह यही है कि जो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया 63A को लेकर, उस पर कहा गया कि इमरान खान साहब ने कॉल दी है, चेयरमैन PTI ने कॉल दी है कि लोग घरों से बाहर निकलें, एहतजाज करें और D चौक की तरफ एहतजाज किया जाए। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब। मौलाना साहब तो ने तो इनकार किया कि आईनी तरमीम के जो है वो भी कह रहे हैं कि आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत जो है ना इसको देखे। अब आईनी तरमीम के नंबर पूरी करने के लिए हम देख रहे हैं कि 12 के 12 मेंबरान लगता है कि तहरीक इंसाफ से ही लेना होंगे, क्योंकि मौलाना साहब इनकार कर चुके हैं। हुकूमत के लिए अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास 212 वोट हैं और 2/3 मेजॉरिटी के लिए 224 वोटों की ज़रूरत होगी। मौलाना साहब मान जाते हैं तो हुकूमत को असम्बली में सिर्फ और सिर्फ 4 वोट चाहिए थे, क्योंकि JUI के 8 मेंबरान हुकूमत को मिल जाते। मौलाना फजलुर रहमान ने अगरचे आर्टिकल 63A के फैसले को कबूल कर लिया है, लेकिन वो आईनी तरमीम को लेकर हरगिज़ हुकूमत का साथ नहीं देना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, इस हवाले से ज़रा देखिए। इस आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। मौलाना ने जहां हुकूमत को आईनी तरमीम लाने की जल्दी करने से रोका, वहीं अपोजिशन को भी कह रहे हैं कि वो शंघाई कॉन्फ्रेंस तक जो अपना एहतजाज है उसको मुलतवी करें। मुल्क में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत बहुत से ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। अब मौलाना की अपोजिशन ने नहीं मानी और ना हुकूमत तरमीम को मुलतवी करते हुए हमें नज़र आ रही है। नाजरीन, हुकूमती इत्तेहाद आईनी तरमीम लाने के लिए लग रहा है कि कुछ भी करने को तैयार है। मौलाना वोट दें या ना दें, आईनी तरमीम रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। अदालती फैसले के बावजूद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस सीटों को तहरीक इंसाफ के हवाले नहीं किया गया, लिहाजा आईनी तरमीम रुकती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की और कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ़ौरन मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और मना किया। लिहाजा लग रहा है कि आईनी तरमीम नहीं रुकेंगी और आईनी तरमीम हुकूमत करके रहेगी। तरमीम रुक सकती थी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सदारती ऑर्डिनेंस लाकर एक नया बेंच बनाने से आईनी तरमीम रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगभग 2 साल के बाद 63A पर अपील का लगना, महज 2 समातों में इसको निपटाया जाना, इससे लग रहा है कि आईनी तरमीम रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत का इतना तरद्दुद करना और इसके बाद महज मेंबरान की कमी से आईनी तरमीम रुकती नज़र नहीं आ रही है। यानी जैसे तैसे करके ही मुखालिफ मेंबरान से वोट लेने हैं, ज़रूर लेने हैं, लग ऐसे ही रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देते नज़र तो नहीं आ रहे, तो क्या अब मुखालिफत करेंगे? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं JUI के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, सबसे पहले तो अपने शहर का ज़रा कैपिटल का हाल तो बताएं।
जैसा कि हम सुबह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फ़ोन भी नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता, लोगों को वहाँ दफातर जाने में बड़ा मुश्किल हो रही है। क्या हालात हैं इस वक्त इस्लामाबाद के? देखिए, हालात तो इतने बुरे नहीं हैं जितनी हुकूमत बौखलाई हुई है। शहर दस्तूर पे जाएं तो लगता है कि हुकूमत में से किसी की शादी है। लाइटें लगी हुई हैं रंग बिरंगी और कुछ इस तरह से, और जब इस तरफ आए तो फिर साथ ही टी चौक की तरफ तो पता चलता है कि कोई शायद लड़ाई जारी है। तो एक अजीब व गरीब जो है ना कन्फ्यूजन है इस शहर में इस वक्त। मोबाइल बंद हैं और नेट नहीं है, सारी चीज़ को रोका हुआ है। तो हुकूमत को मेरा ख्याल है जो है ना वो ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा है उनके पास। नहीं, बुखलाई क्यों हुई है हुकूमत? अगर तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज कर लेती है, हुकूमत बुखला क्यों गई है? फैसला भी हो गया, 63A की तशरीह भी हो गई, बज़ाहिर रास्ता आसान भी हो गया, तरमीम होती भी लग रही हैं, उसके बावजूद हुकूमत का बुखलाना कुछ समझ में आता नहीं है। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, और स्पेशली जिस तरह से शरह दस्तूर में बंद कर दिया गया तो वजह उसकी समझ में नहीं आ रही है। सब शायद सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो दीगर मेंबरान हैं उनसे कोई उनको खतरा था, या फिर ये जो PTI के जो आ रहे थे जो एहतजाज कर रहे थे उनको खतरा था, आने देते एक साइड। लेकिन एहतजाज कर लेते तो इससे सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला बदल तो नहीं जाना था। जी, यकीनन नहीं बदल सकता था, यकीनन नहीं बदल सकता था उसका। तो फिर अब जो फैसला हो गया, कोई इत्तेफाक करता है, कोई इख्तिलाफ करता है। इन एनी केस जो है ना वो एक फैसला तो बहरहाल है, और हुकूमत की समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत को प्रॉब्लम क्या। बिल्कुल सही, लेकिन मैं अपने नाजरीन को ये भी बताना चाहती हूँ, आपको भी याद होगा जब 2022 में आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के लिए जब ये लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल साहब भी उस वक्त मीडिया से जब बात करते थे, आप लोग भी उस वक्त साथ ही थे, PDM की हुकूमत। तो समझ में नहीं आता उस वक्त, आपको याद होगा OIC का सेशन होना था, OIC का भी इजलास होना था, तो कहते थे कि हम असम्बली के अंदर धरना देकर बैठ जाएंगे, हम बाहर ही बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, स्पीकर साहब को चाहिए कि कार्रवाई आगे बढ़ाएं। नो कॉन्फिडेंस का जब मौका था, ये मार्च के महीने की मैं आपको बात बता रही हूँ 2022 में। तो हम इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे कि अगर कल वो कर रहे थे सही कर रहे थे या आज ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत है, दुनिया में गलत मैसेज जाता है। लेकिन क्या आप लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को ये जो समिट होने जा रहा है इसके लिए डिले कर देना चाहिए था? जी, मौलाना ने कहा भी था, मौलाना ने कहा था कि दोनों फरीक एक कदम पीछे हट जाते, और उसमें मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है ना कोई मेरा ख्याल बेहतरी के हालात भी निकलते। ये अगर जिद करके बैठ जाए, एक कहे कि नहीं मैंने एहतजाज करना है, दूसरा कहे कि मैंने अमेंडमेंट्स लानी है, नहीं कहा भले मेरे पास जो है ना उसके लिए जो नंबर रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, उसके लिए मैं मार्केट जो है ना उसमें से जाके कुछ ऐसे काम करूँगा कि जो गैर अखलाकी होंगे, तो स्टिल जो है ना वो फिर इस तरह के हालात तो होंगे और होने नहीं चाहिए। ये आइडियल पोजीशन है, मगर जो कुछ किया जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है, जो कल होता था वो भी दुरुस्त नहीं था। ये सब कुछ जो है ना, अगर हम इस कल्चर को छोड़ के अगर हम सीधा एहतजाज करें और हर जगह पे एक एहतजाज के लिए ग्राउंड मुख्तस हो जाए और उसमें कोई भी शख्स जाके अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके या अपनी स्पीचेस कर सके, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मामला दुरुस्त हो जाएंगे शायद। आप लोगों को कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हुकूमत का तरमीम को लेकर साथ देने को तैयार नहीं है। वजह वो मुसव्वदा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि मिलकर भी कोई मुसव्वदा मुशावरत से तैयार हो रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो 63A वाला फैसला है उसके 2-3 हिस्से आप कर सकते हैं। एक ये कि वो उसका जो फैसला है, जो कंटेंट है इस फैसले की, अभी तो डिटेल आई नहीं है, मगर बहरहाल जो है ना वो दुरुस्त कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा मेरा ख्याल है। मगर जिस तरह से किया गया, जिस जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, या पिटीशन जिसकी थी किसी एग्रीड पर्सन की नहीं थी, किसी एग्रीड पार्टी की नहीं थी, उसमें जो एक आथर जज थे उनको जिस तरह से आउट किया गया और उसके लिए जिस तरह सदारती ऑर्डिनेंस आया, ये सारा कुछ जो है ना ये एक ऐसा अमल है जो सारा इसको कलरेबल एक्सरसाइज है जुरिस्डिक्शन की। तो ये फिर मुनासिब नहीं हुआ जो कुछ हुआ,
4 दिन बाद भी हो जाता और एक मुनासिब तरीके से होता, वो ज़्यादा अच्छा होता। बिलावल साहब को ये जल्दी क्यों थी कि 25 अक्टूबर से पहले जो आयरी तरमीम है ये होनी चाहिए? ये 25 अक्टूबर के बाद का इतना खौफ क्यों है हुकूमत को? खौफ जो है वो कमज़ोरी की अलामत हुआ करता है, और कहीं पे हुकूमत के अंदर ये कमज़ोरी है जो आज आप शहर में देख रहे हैं, वो कमज़ोरी की अलामत है। जो किसी कट ऑफ डेट के हवाले से जो बातें हो रही हैं या किसी शख्स के हवाले से जो ना वो पर्सन स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो यकीनन खौफ की अलामत है। और जब खौफ मौजूद हो इंसान के अंदर तो यकीनन उसके बाद जो है ना उससे कोई ऐसी गलतियां सरजद होंगी जिसका नतीजा जो है वो हुकूमत के लिए या उन लोगों के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। अभी भी कह रहे हैं हुकूमत जो है वो जाहिर है इसी महीने में अक्टूबर में ही इजलास बुलाकर तो इस काम को निपटाना चाहती है। अभी भी आपसे, मौलाना साहब से, आपकी पार्टी से हुकूमत राब्ते में है मुसव्विदे को लेकर कि आपके साथ बैठें, मिलकर जो है आपकी तजावीज़ को भी देखा जाए, आप हुकूमत को मशवरे दें, हुकूमत आपकी माने, आप हुकूमत की माने? कोई ऐसा प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है अभी आप लोगों के बीच में? देखिए, हुकूमत तो पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत नून लीग की है, तो नून लीग के साथ तो इस वक्त कोई ऐसे रवाबत नहीं है, कोई ऐसा मसौदा उनकी तरफ से शेयर नहीं हुआ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मसौदा शेयर हुआ है और उसको हम ना सिर्फ देख भी रहे हैं और बल्कि हमने अपने तौर पे भी कुछ तजावीज़ तैयार की हुई हैं, मगर वो मौलाना के पास अप्रूवल के लिए पड़ी हैं और मौलाना साहब का जो है उनका भी नेट जो है इस वक्त मौजूद नहीं है, उनका भी टेलीफोनिक रब्ता जो है सुबह से मुनक़ता है। मैंने वॉइस नोट भी भिजवाया मगर वो नहीं गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आज जो है वो नेट पे अवेलेबल। लेकिन आपको नहीं लगता एक तो कल का फैसला आ गया, फिर एक फ्लोर क्रॉसिंग का एक रास्ता खुल गया, एक राह हमवार हो गई आईनी तरमीम के लिए, ज़ाहिर करवाने के लिए एक रास्ता तो खुला है। आपको नहीं लगता कि शायद अब हुकूमत को मौलाना के वोटों की ज़रूरत नहीं है? हम बड़े खुश होंगे कि हमारे वोटों की ज़रूरत अगर नहीं है और इस मामले में हमारी शिरकत ना हो। कम से कम जब कल कौम जो है किसी लोगों को कटहरे में खड़ी करेगी तो हम उसमें शरीक जुर्म नहीं होंगे। तो आप लोग ये इन तरमीम का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए ना कल तैयार थे ना आज तैयार हैं? देखिए, कल का तो आपके सामने आ चुका, कल तो गुजर चुका, और उसमें जो कल का जो तारीखी किरदार था वो JUI ने या मौलाना साहब ने जो अदा किया वो तो आपके सामने है। आगे भी आप देखते रहिए, अल्लाह पाक खैर करेंगे। अच्छा, जब मौलाना साहब से मुलाकात के लिए बिलावल साहब भी आए थे, जब आपकी और उनकी गुफ्तगू शुनीद के हवाले से मीडिया में बड़ी चहमगोइयाँ हुई थी, बिलावल साहब तो बिल्कुल इस बात से इनकारी थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई जब कि हम मजबूरी में कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, आप इसको आगे बढ़ाएं, हम फिर आपका साथ देंगे। वो तो बिल्कुल उन्होंने डिनाई किया था। दूसरी तरफ आप भी अपनी बात पर बिल्कुल कायम थे कि हाँ ऐसी बात हुई थी। मुझे पार्टी ने इस मामले में बयानबाजी से मना कर दिया था क्योंकि वो तशरीफ लाए थे और मौलाना साहब के घर पे थे, तो मुझे कहा गया कि अब आप इस बात पे मजीद बात ना करिए इस इशू पे, तो मैं फिर इसमें मजीद बात नहीं करता। लेकिन आप आज भी अपनी बात पर कायम हैं, ये तो बताएं। मैंने कहा कि मैं इस पे मजीद बात नहीं करता। सही। अगर ये आईनी तरमीम हो जाती हैं जो आप लोग भी नहीं चाहते हैं, तो क्या आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी? PTI ने जो करना है या वो करना चाहते हैं वो तो हम आज देख रहे हैं। मौलाना साहब की स्ट्रैटेजी, आप लोगों की पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी जो बज़ाहिर अब लग रहा है कि ये लोग तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे? अगर वो अपनी तरमीम कर लेते हैं और उसके नतीजे में जो कुछ होगा और जो कुछ इस वक्त तक हो चुका और जिन कमजोरियों का मुजाहरा किया गया, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है ना उसकी मजीद जो है ना जितनी इसमें अब से सख्त रह गई है, जितनी भी है, वो उस वक्त उस 25 के बाद भी रहेगी और कमजोरी जो है ना वो मजीद जो है बीमारी बढ़ती जाएगी जो जो दवा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे? कल का फैसला आ गया, काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद उनको आईनी अदालत में लेके जाने की बातें, तो मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं जा रहे आपको लग रहा? और उन्हें 3 साल मिल जाएंगे? हम सारे तारीख के कटहरे में हैं, मुझे नहीं पता कि उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, मगर हम सारे तारीख के कटहरे में हैं।
ये वक्त सारे गुजर जाते हैं, मगर हमको अल्लाह पाक को, अपने ज़मीर को और कौम को जवाब देना होता है। सही। पीपल्स पार्टी से आप लोग राब्ते में हैं? मेरा अभी भी थोड़ी देर पहले नवीद कंवर साहब से रब्ता हुआ टेलीफोन पे। वो मुझसे कह रहे थे कि वो जो कुछ आपकी तजावीज़ हैं वो मुझे शेयर कर दीजिए, मगर चूँकि मौलाना साहब की इजाज़त नहीं है इस वक्त तक, या मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, तो मैं उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। सही है। आपको याद होगा कल जब हेयरिंग हो रही थी तो पीटीआई के एक वकील ने लार्जर बेंच को धमकी दी थी और कहा कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, देखता हूं कि पीटीआई के खिलाफ ये बेंच जो है वो फैसला कैसे देता है। ये सारी कार्रवाई आपके सामने आपने सुना होगा। तो जो वकला बरादरी है वो भी हमें बड़ी डिवाइडेड इसमें लग रही है, और फिर वकला तहरीक चलने की बातें कि वकला सड़कों पर आ जाएंगे जो ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो आपको लगता है कि ये नौबत भी आ सकती है? मैं इस तरह की हरकतों को जो है वो कंडेम करता हूँ, जो अदालत में कोई वकील किसी जज को धमकी दे। बल्कि मैं इस बात को भी मुनासिब नहीं समझता कि कोई जज किसी वकील से या लिटिगेंट से बदतमीजी से बात करे। तो जो कुछ वकील साहब ने किया, गो कि वो आप वकील हैं, मगर उनकी बुनियादी ट्रेनिंग बतौर वकील नहीं हुई। वो सीडीए में मुलाजिम थे और मेंबर सीडीए थे, मेरे क्लाइंट भी रहे हुए हैं शायद। तो ये जो कुछ उन्होंने किया वो नहीं होना चाहिए। ये हम वकीलों का जो है ये मैंडेट नहीं हुआ करता कि हम जजों को धमकियां दें और उनको कहें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करें, या अगर तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं किया तो ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे। ये हमारा हक नहीं है, और जो चीज़ हमारा हक नहीं है वो मैं करूँ या कोई और दोस्त करे वो बिल्कुल गलत है। तो वकला कोई तहरीक चलती हुई लग रही है आपको? वकला भी डिवाइडेड है सारे सिचुएशन को लेकर? वकला डिवाइडेड यकीनन है, मगर वकला जो है, जो मैं उनकी पल्स में देखता हूँ, मैं उनको जो जानता हूँ, वो इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। वो इसके हक में हरगिज़ नहीं है मेजॉरिटी उनकी, और इसको शायद गवर्नमेंट इस बात को फील नहीं कर रही, मगर चूंकि इस वक्त शायद कोई ऐसी लीडरशिप वकला में मौजूद नहीं है कि वो तारीख चला पाए, तो इस वजह से 2007 वाली लीडरशिप यकीनन वो आज नहीं है। यकीनन वो आज नहीं है, तो इस वजह से भी शायद बात उठ नहीं पा रही। अच्छा, पीटीआई से भी तो आप लोग राब्ते में रहते हैं, तो आप लोग हमेशा ये बात करते हैं, पीटीआई वाले भी करते हैं कि मौलाना साहब के साथ मामलात जो हैं वो बहुत हद तक हमारे सुलझ चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे मिलकर एहतजाज, ये स्ट्रैटेजी भी होगी। तो क्या मौलाना साहब ने या आपकी पार्टी ने राब्ता करके क्या पीटीआई से को समझाने की कोशिश नहीं की, या सिर्फ एक जो कल मौलाना साहब ने एक बात करते हुए कह दिया कि पीटीआई को नहीं करना चाहिए, क्या आप लोगों ने नहीं कहा कि मौका नहीं है इस तरह के एहतजाज करने का? समिट हो रहा है, मुख्तलिफ ममालिक के जो लीडर्स हैं वो हमारे मुल्क में आ रहे हैं, तो ये इस तरह का राब्ता कोई नहीं हुआ आप लोगों की पार्टी की तरफ से? आप देखें ना, जिस तरह कहा जा रहा है कि पीटीआई खून खराबा चाहती है, पीटीआई वाले कह रहे हैं हुकूमत खून खराबा चाहती है, दोनों तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये लाशें गिराना चाहते हैं, ये लाशें देखना चाहते हैं। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। तो क्या आप लोगों की पार्टी ने कोई राब्ता नहीं किया पीटीआई की लीडरशिप से? देखिए, हम पीटीआई के साथ सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा कोई उनके साथ इकट्ठे एहतजाज का प्रोग्राम नहीं हुआ करता, और ना हमने जो ना उनके साथ या उन्होंने हमारे साथ किसी ऐसे एहतजाज में शिरकत करनी है। जो बात आज के हवाले से, आज के एहतजाज के हवाले से थी, कल मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें मना किया था, और वो मैसेज लाउड एंड क्लियर था और वो उन तक पहुंच गया था। जैन कुरैशी साहब ने इसका जवाब भी दिया था, मगर वो चूंकि अलग से पार्टी है, वो अपने मामलात की खुद जिम्मेदार है, तो उन्होंने स्टिल जो है ये ऑप्ट किया कि वो आज एहतजाज। इस बात से हम उनको नहीं रोक सकते, ना कोई हमारे के ऊपर कोई ऐसा जो ना उनके ऊपर कोई कंपल्शंस है कि वो हमारे कहने के ऊपर जो ना वो रुक जाएं, हमारे कहने शुरू कर दें। वो अपने मामलात के खुद जिम्मेदार है, मगर अल्लाह पाक रहम करे, ना लाशें गिरनी चाहिए, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। बल्कि अगर एहतजाज हो भी, इन दिनों में नहीं होना चाहिए, मगर अगर हो भी तो वो पुरअमन होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि सिर्फ आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। सही। लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमत जिस तरह के इक़दामात कर रही है, इस एहतजाज को और हवा मिल रही है और हवा बन रहा है कि हुकूमत अगर पूरा शहर लॉकडाउन कर रही है, अगर उन्होंने करना हो ना करना, हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया, हुकूमत ने बंद कर दिया, तो हुकूमत अपने इक़दामात से उनका एहतजाज हो, जलसा हो, प्रोटेस्ट हो, उसको और बड़ा बना देती है?
देखिए चूचू का मुरब्बा है ना हुकूमत जो है, तो वो यहाँ पे कोई ऐसा कोई उनके पास डायरेक्शन नहीं है कि जिस डायरेक्शन पे वो चल के किसी मंजिल पे पहुंच पाए। ये वक्ती तौर पे इकट्ठे हुए हैं, कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया, और वो कहाँ से आने वाले जो है ना वो फिर किसी का किबला जो है वो किसी एक तरफ है, दूसरे का किबला किसी और तरफ है, और इवन विद इन पार्टी भी जो है ना वो किबले जो है ना मुख्तलिफ है। तो इसका नतीजा जो है वो आप देख रहे हैं कि एक नाकाम हुकूमत नजर आ रही है। एक शहर में ये चंद किलोमीटर के एरिया में जो है ना उनकी रेट नहीं है, तो जब चंद किलोमीटर के एरिया में नहीं है तो पाकिस्तान में या पूरे मुल्क में कैसे हो सकती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामतुज़ा साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आर्टिकल 63A पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस पर सियासी जमातों की तरह वकला बिरादरी भी तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल आर्टिकल 63A का अपनी असल हालत में बहाल होने पर अदालती फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद बार काउंसिल इस अदालती फैसले की जो टाइमिंग है इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो फैसला है ये हुकूमती हक में जाएगा, जो पार्लियामेंट से इस मतनाज़ आईनी तरमीम को मंजूर करवाने जा रही है। वकला बिरादरी की तरफ से अदालती फैसले से ज़्यादा फैसला देने वाले बेंच और इसकी तश्कील के तरीक़ा कार पर एतराज़ उठ रहा है कि कैसे एक सदारती ऑर्डिनेंस पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को चलाया जा सकता है। आर्टिकल 63A पर नए फैसले के बाद अब अरकान पार्लियामेंट न सिर्फ पार्टी गाइडलाइन के बरखिलाफ वोट कर सकेंगे, बल्कि अब ये वोट असम्बली में गिने भी जाएंगे लेकिन नाअहल हो जाएंगे। यानी फ्लोर क्रॉसिंग के जो दरवाजे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2022 में बंद किए थे, वो अब दोबारा से खुल गए हैं। आईनी तरमीम के बाद एक आईनी अदालत बनाने की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि बैसाख जमहूरियत में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय हुआ था। ये मामला कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। कंट्रोवर्शियल आईनी अदालत ही नहीं हुई, बल्कि इसके सरबरा यानी मतवक्के चीफ जस्टिस भी कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये आईनी अदालत मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी एक्सटेंशन का दूसरा नाम है काजी फायज़ ईसा साहब। उनके बारे में ही कहा जा रहा है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इख्तियारात रखते होंगे और आईनी मुकदमात पर उन्हें चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। वकला बिरादरी में ये आईनी तरमीम खासी मतनाज़े हो चुकी हैं और यही तफरीक वकला की इस मुखालिफत को तहरीक की शक्ल में बदलने नहीं दे रही है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें हाफिज़ एहसान अहमद साहब हैं, माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, वकला बिरादरी तो इस पर तकसीम है, सियासी जमातें भी, लेकिन जो वकला इस फैसले की टाइमिंग्स पर सवालात उठा रहे हैं, क्या वो एतराज़ दुरुस्त नहीं है कि कैसे एक सदारती ऑर्डिनेंस पर बेंच की तश्कील का तरीक़ेकार बदल कर आपने इसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया, उसके बाद फैसला भी दे दिया। आईनी तरमीम जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, जिसमें बिलावल कह रहे हैं कि 25 से पहले होनी चाहिए, तो जो टाइमिंग्स पर सवालात उठ रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई नहीं करते सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो चीज बड़ी वाज़ेह हो गई, आपके इंट्रो में भी आया है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आया है कि आर्टिकल 63A के ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के ऊपर फैसला किया था, जो आर्टिकल 186 के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने PTI की गवर्नमेंट के एडवाइस के तौर पर भिजवाया था, और वो उस वक्त भिजवाया था जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 95 के खिलाफ जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फाइल कर दी गई थी। 8 मार्च 2022 को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और 22 मार्च 2022 को ये सदारती जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो इन्वोक की गई। और आर्टिकल 95 आपका ये कहता है कि अगर किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है 20% से ज्यादा टोटल मेंबरशिप रेजोल्यूशन कर देते हैं, तो 3 से 7 दिन के अंदर उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होना जरूरी है। बट चूंकि उस वक्त हमारी एक OIC की मीटिंग चल रही थी, उस वजह से आगे गया और फिर एक रेफरेंस जो है वो फाइल किया गया। अब उस रेफरेंस के अंदर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भिजवाया वो एक प्रिजम्पटिव रेफरेंस था, उसकी टाइमिंग भी ठीक नहीं थी, कोई रेगुलर लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिजम्पटिव एक फैसला दिया कि अगर कोई शख्स पार्टी हेड को वायलेट करता है
तो उसके खिलाफ जो है एक्शन किया जाएगा और उसका वोट काउंट भी नहीं किया जाएगा और डिसीट कर दिया जाएगा। हालांकि आपका आर्टिकल 63 ये कहता है कि अगर कुछ ऐसा करता है तो पार्टी हेड का ये प्रेरोगेटिव है कि आर्टिकल 63A को ट्रिगर करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो कोई कंपल्शन नहीं है कि उसके वोट के जाने से वो डिसीट कर दिया जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और इसी तरह का एक रेफरेंस पीटीआई के दौर के अंदर आयशा गुलालाई का इन्होंने भिजवाया था, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, तो एक सेटल्ड प्रोसेस था जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डेविएट किया और एक एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया, जिसको कभी भी एक अच्छी जजमेंट के तौर पे याद नहीं किया जाता था। अब उसी तरह का एक और केस पंजाब के अंदर आया परवेज इलाही साहब का। तो पहले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पार्टी हेड फैसला करेगी, और जब पार्टी हेड ने फैसला किया कि आप जो है वो वोट ऑफ जो कॉन्फिडेंस चल रहा था वो हमजा शहबाज के अंदर देंगे, वहां पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और उस रूलिंग के ऊपर कहा जो डिप्टी स्पीकर है कि नहीं, अब जो है पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी। तो कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद थी, फैसला अच्छा नहीं था, जल्दी लग जाना चाहिए था, लेकिन इन जजेस ने लगाया नहीं है। और एक कॉन्फ्लिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है उसी का शाखसाना ये है कि आज आप ये देख रहे हैं कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे कमेटी बनी, उस कमेटी ने जो है वो काम करने से इनकार किया और चीफ जस्टिस को कहा कि हम नहीं बैठते इस बेंच के अंदर और ना हम इसके अंदर रिक्यूजल करते हैं, और फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कि आप चीफ जस्टिस के ऑफिस को डिसफंक्शनल करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो फिर 2 रुकनी बेंच ने ये बेंच तश्कील दिया जिसने सारा मामला बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक ही है। अब आप देखें ना कि अगर आपका कैमरामैन जो है या आपका प्रोड्यूसर जो है वो कहे कि मैंने शो ही नहीं करना, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? आप फिर कहेंगे कि भाई मैंने तो काम करना है, मैंने 9:30 बजे रिकॉर्डिंग करनी है या 10 बजे मेरा ऑन एयर होना है, तो मुझे तो चाहिए आगे जो है। तो ये इस तरह का लेवल के अंदर जाके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिफ्ट आई हुई है वो मुनासिब बात नहीं है। अब ये है कि वो ऑर्डिनेंस एक आया है, आर्टिकल 89 के नीचे आया है, चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन उन्होंने एक मेंबर में बढ़ाई है। उन्होंने तीसरे मेंबर जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा, उन्होंने कहा जी मैंने नहीं बैठना, उन्होंने 4 नंबर पे कर दिया। अब अगर आप ये कहें कि जी 2 जज बैठते भी नहीं है और वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस की 25 अक्टूबर की डेट भी निकले, तो मुझे ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे ये चीजें मुनासिब हैं? क्या इस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन बेहतर हो रहा है? और लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है ना, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है। आप हुकूमत की तरफ से हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम को जो मामले 25 अक्टूबर से पहले होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आइन से नीचे है या आइन से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है कि आईनी तरमीम को वो रोके या उनको फ्यूचर करे? ये तो हमने खुद इनके एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन की हुई है कि 18वीं तरमीम आई, चीफ जस्टिस ने बुलाया, उन्होंने कहा 19 नहीं करोगे तो हम 18वीं को सेट असाइड कर देंगे। जब आर्टिकल 175 शाजिया जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करता है कि आपने वही काम करना है जो आइन के नीचे है या आइन के ताबे होकर करना है। आपने आर्टिकल 178 के नीचे ये हलफ लिया हुआ है जज और चीफ जस्टिस कि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फैसले करेंगे और हमारी कोई ख्वाहिश जो है वो आइन से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये कौन सुप्रीम कोर्ट के नतीजे में जो आइनी तरमीम होने जा रही है, ऐसे फैसलों के नतीजे में जो आईनी तरमीम होने जा रही है, क्या वो दुरुस्त होगी? आपने पहले तो आप ये बताएं कि आप ये कहें ना कि गलत है कि आर्टिकल 95 के नीचे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए, तो क्या गवर्नमेंट को चाहिए था कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर रेफरेंस भेजती? ये मुनासिब था? आप पहले उसको तो कहें ना कि गलत है। और अगर वो गलत था, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर था जो बाइंडिंग नहीं है, उसका खिलाफ आप एक्शन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट 2 साल बैठी रहती है। अब अगर एक चीज आ गई और आप इसके ऊपर कहें कि जी टाइमिंग गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर टाइमिंग तो होती नहीं। हाँ, ये होता ये है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि इन इश्यूज को जल्दी एड्रेस करे। और अभी ये चीजें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को शायद उसके अंदर बेनिफिट होना जा रहा है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और भाई ऐसी कोई चीज अभी अमेंडमेंट के अंदर आई नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप टारगेट करें। अब जितने भी लॉयर्स हैं, किसी ने आपसे ये कहा है कि आर्टिकल 63A का फैसला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आइन के नीचे रह के फैसला है? तो जब नहीं इस चीज के अंदर आया फिर हम साइडलाइन के अंदर चले गए। और वो साइडलाइन ऐसी है, क्या किसी लॉयर से पूछे ना कि क्या आर्टिकल 89 के नीचे अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑर्डिनेंस आ जाए और उसे सेट असाइड या सस्पेंड या रिवोक ना किया जाए तो वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं है? बिल्कुल लॉ ऑफ द लैंड है। उसके नीचे जितनी चीजें आएंगी वो सारी की सारी ठीक है, ये वैलिड आएंगी। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अननेसेसरीली एक क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूंकि इंटरनल जो आप बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो डिवीजन हमारी अदालत में हो चुकी है, जो अदालतें हमारी डिवाइडेड हो चुकी हैं,
तो उससे तो तासुर यही जाएगा ना कि अपनी मर्जी के बेंचेस बनेंगे, अपनी मर्जी के फैसले दिए जाएंगे। अब तो ये नौबत आ गई है ना कि जो बेंच बन जाए, बेंच बनने से पता चल जाएगा क्या फैसला आ जाएगा। इतनी हद तक आपकी अदालतें पोलराइज्ड हो चुकी है। शाजिया, यही तो बुरी बात है ना, यही तो आप बुरी बात है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए बैठेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए बैठेगी। यही तो वो प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से आया है और अब उस क्लाइमेक्स में पहुंच गया है कि एक दूसरे, आपने देखा नहीं है जो रिजर्व सीट्स वाला था, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ये जजेस किस तरह एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे या एक दूसरे को किस तरह सुना रहे थे उन चीजों को। क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के परसेप्शन के लिए ये बेहतर है? और फिर उसके बाद ये है कि जब आप फैसला देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की परसेप्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इमेज के लिए दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला दे, उसके बाद वजाहती ऑर्डर दे, फिर उसको बाद में उसका तफसीली फैसला भी दे, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना माने जाएं, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इमेज के लिए ये भी दुरुस्त है? नहीं, अब आप उसका भी देखें ना कि 12 जुलाई को आपने एक शॉर्ट ऑर्डर किया और आपने उस ऑर्डर के अंदर इनकंक्लूसिव कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन को बाइंड ही नहीं किया और आपने कहा कि आप भी रिव्यू कर सकते हैं, पीटीआई भी रिव्यू कर सकती है। उन्होंने उस रिव्यू के लिए क्लैरिफिकेशन जो मांगी, 2 माह जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया और जिस दिन अगले दिन पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट बजाय ये है कि वो डिटेल रीजनिंग देती, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की क्लैरिफिकेशन के ऊपर फैसला दिया। अब उसके बाद उस दौरान पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके 2 अमेंडमेंट्स ले आई, सेक्शन 66 और सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट के अंदर जो आया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं चाहिए था कि जिस दिन 12 जुलाई की जजमेंट आई थी उससे 2-3 दिन के अंदर एक कंक्लूसिव फाइंडिंग देते ताकि ये नौबती ना आती? उनके ब्रदर जजेस ने तो 2 फैसले किए। तो बात है, फैसलों की जब टाइमिंग्स पर सवालात उठेंगे तो मामला तो कंट्रोवर्शियल होंगे। अभी आप कह रहे हैं ना कि ऐसे केस टाइमिंग की तो वो होता ही नहीं मसला। शाजिया, इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मिनट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, 15, 16, 17 जो मीटिंग्स, आप उसके 18 के मिनट पढ़े। जब चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई उस केस को फिक्स करते हैं जो आपका यही 63A का है, इन्हीं जजेस जो कमेटी के थे उन्होंने कहा कि छुट्टियां, हम इसको सुन नहीं सकते। उन्होंने फिर आगे कहा कि ये जो 12 जुलाई वाली जजमेंट है इसके अंदर एक डिटेल फाइंडिंग डिसेंटिंग आ गई है, इसके ऊपर बैठते उन्होंने कहा कि चूंकि हमने अभी रीजनिंग नहीं दी लिहाजा उसके बाद नहीं करेंगे। तो अगर सारा आपका फोकस ये हो कि चीफ जस्टिस, अब हुकूमत को तो बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है ना, ये 63A का जो फैसला आया, फ्लोर क्रॉसिंग की जो इजाजत मिल गई, हुकूमत को तो बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है। मौलाना साहब तो राजी नहीं है, सुन ले मेरी बात, मौलाना साहब भी राजी नहीं है, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो क्या ये भी इस फैसले के ये हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं कहेंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, कि नंबर्स आपके पास पूरे नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल गई है। इस तरह तो आप देखें ना, जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हमेशा हम करते आए हैं, तो ये इस फैसले से आपको नहीं लगता कि उसका एक रास्ता हमवार हो गया है? अच्छा शाजिया, एक तो ये है कि आर्टिकल 63A की जो पहली जजमेंट आई जो 17 मई को आई, उसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका एडवांटेज आया, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रेजोल्यूशन किया या वोटिंग हुई, किसी एक शख्स ने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। तो लिहाजा ये कहना कि जी 63A हर सूरत के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग के अंदर है, नहीं है। उसके 2 माह के बाद जब एक और पंजाब के अंदर आया तो उसके अंदर पीटीआई को फिर फायदा हुआ कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपने मेंबर्स के मुतालिक कहा कि ये वोट इनको नहीं इनको डालेंगे। डिप्टी स्पीकर ने उसको माना, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फायदा फिर पीटीआई को हुआ। और अभी भी ये है कि आप सारी प्रिजम्पशन में बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये होगा, फ्लोर क्रॉसिंग होगी, और भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है कि उसको उस वक्त ट्रिगर करेंगे जब पार्टी हेड करेगी, तो पार्टी हेड अगर जिसने भी किया उसको कर लेगी। इस बुनियाद के ऊपर टाइमिंग पे कहना जी सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग बंद, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि इन चीजों की इस तरह इंटरप्रिटेशन करे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। और मैंने आपको बताया अब ये है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो लॉ अपना रास्ता लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपना रास्ता लेगा। हम रास्ता यही लेगा ना कि आप वोट दें, वोट काउंट होगा, लेकिन आपको डीसीट कर दिया जाएगा। यही सजा है ना, ये पहली शक्ल तो यही थी ना जिसमें बहाल किया इसको। नहीं है इस तरह। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, ये मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पड़ी हुई है, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो ये सवाबदीद पार्टी हेड की है कि उसने उसके खिलाफ एक्शन करना है या नहीं करना। ये सवाबदीद किसी और की नहीं है। जाहिर है कोई अब पार्टी हेड बर्दाश्त तो नहीं करेगा, मामला तो डी सीट की तरफ ही जाएगा ना। मतलब ये कि वोट तो काउंट होगा ना। केस के अंदर
जी जी, चौधरी शुजात के केस के अंदर पार्टी हेड ने कहा तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फिर पार्टी हेड को क्यों नहीं माना? आपके सामने वो जजमेंट है ना जी। तो फिर क्यों हम उस केस के अंदर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शन भी हो और हम ये कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल रही है? तो ये तो बात गलत है ना उस चीज के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर वकील हाफिज अहमद साहब मेरे साथ हैं, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लग रहा है कि हुकूमत इत्तेहाद की अब कोशिश है कि बंदे लाओ और अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिश है कि बंदों को बचाओ। जब से सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63A पर फैसला आया है, एन उसी वक्त से असम्बली के उन मेंबरान पर अब नज़रें जम गई हैं जो आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट डाल सकते हैं। अब उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान कह लें, आज़ाद मान लें या तहरीक इंसाफ से जोड़ दें, हुकूमत तरमीम लाने के लिए जिस प्लान पर चल रही है वो जितना खुफिया है उतना ही अयां भी है। यानी जिस रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया था उसी रोज़ से आर्टिकल 63A और उस पर आने वाले मौजूदा फैसले की कहानी ज़ुबान ज़द-ए-आम रही है। चूँकि अब मेंबरान को असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल गई है तो अगला मरहला तरमीम पर वोट को पूरे करने का है, जिस पर इल्ज़ामात हैं कि मेंबरान के साथ ज़बरदस्ती हो सकती है, बिक सकते हैं, उठाया जा सकता है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत से मेंबरान असम्बली को KPK में छुपाने या मुल्क से बाहर रखने की प्लानिंग की हुई है। PTI को ये खदशा है कि इसके 6 से 7 MNAs हुकूमती दबाव पर आकर आइनी तरमीम को वोट दे सकते हैं। मुख्तलिफ ज़राए से ये कहा जा रहा है कि महबूब सुल्तान, रियाज फतियाना, मलिक उमर फ़ारूक, मुबीन आरिफ जट, ज़हूर कुरैशी, चौधरी उस्मान और मुबारक ज़ेब के नाम आ रहे हैं जिनका अगवा बराए वोट हो सकता है। ज़राए से ये खबर भी आ रही है कि इन 7 में से 5 अरकान इस वक्त KP में छुपे हुए हैं, जबकि 2 मेंबरान असम्बली मुल्क से बाहर हैं। गुजरांवाला में साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान खुर्रम दस्तगीर को शिकस्त देने वाले MNA मुबीन आरिफ जट भी पार्टी हिदायत पर मुल्क से बाहर बैठे हैं और तब तक उन्हें पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं है जब तक कि जो आइनी तरमीम की कहानी है ये ख़त्म नहीं हो जाती है। अब ये कैसी जमहूरियत है जहाँ मेंबरान को उठाए जाने का डर है? ये कैसी जमहूरियत है जहाँ अवामी नुमाइंदे अपनी राय नहीं रखते? ये कैसी जमहूरियत है कि जिसका गैर जमहूरी प्लान जो है ये सबके सामने है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुबीन आरिफ जट, आज़ाद रुकने कौमी असम्बली है, ये सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब आपका। गालिबन आप लंदन से सऊदी अरब पहुँचे हैं? नहीं, मैं जी दुबई से सऊदी अरब पहुंचा। अच्छा, दुबई से आप सऊदी अरब पहुंचे हैं, तो इसी प्लान के तहत आप गए थे? आपको भेजा गया था कि पाकिस्तान में आपका रहना? नहीं, मैं बेसिकली गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन था जिसके अंदर हम PTI के मेंबरान 3-4 और दूसरी जमातों के भी टोटल हम 20 लोग दुबई आए थे। जब हम दुबई पहुंचे तो उसी दिन शायद गालिबन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ये मखसूस नशिस्तों वाला, और उसके अंदर उसने हमें जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ऑन द सेम डे मेरा नाम जो है इन्होंने PCL लिस्ट के अंदर डाल दिया और मेरा पासपोर्ट इन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी शौक से बाहर नहीं आया, मुझे जो है ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला हक में आया था, जो आज़ाद हैं उनको टाइम दिया था कि आप लोग जो है वो अपनी उनके साथ एफिलिएशन शो करें, वाबस्तगी शो करें। आपने क्यों नहीं की अभी तक? वो वक्त दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। पहले दिन ही हो गई थी। मैं PTI का मेंबर हूँ, मैं पहले भी मेंबर था, मैं अभी भी मेंबर हूँ। उसका मसला नहीं है मेरे ऊपर। इन्होंने एंटी करप्शन की जाली कोई मुकदमे जो है ना वो बना के मेरा नाम PCL के अंदर डाल के पासपोर्ट मेरा ब्लॉक किया, जिसकी वजह से मैं बाहर हूँ। मेरा वो अलहदा से मैटर चल रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ना ही मैं अपने कोई शौक से मुल्क से बाहर आया हुआ हूँ, मेरा मुल्क है और मैं तो ऐसे फौरन इधर आने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्टी की तरफ से भी आपको इंस्ट्रक्शन, पार्टी की तरफ से भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अभी तब तक वापस नहीं आना? मैं देखिए, मेरे वाले केस के अंदर तो मैं आ ही नहीं सकता। मैं आऊं कैसे? मेरा पासपोर्ट ही कैंसल्ड है, तो मैं आऊं कैसे? और अभी 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
फैसले के अंदर मुझे इजाजत दी है कि मैं आ सकूं। और ये पिछले 10 दिन के अंदर जो सूरत हाल आपके सामने बनी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो इन्होंने अमेंडमेंट की है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर, उसके बाद एकदम वो अपनी मर्जी से वो बन जाता है, कमेटी बन जाती है, फिर कमेटी एक केस को फिक्स कर देती है जो 2 साल 3 साल में कभी जो है वो ज़हन में नहीं आया। अचानक इनके ज़हन में आया कि हमने 63A के ऊपर भी कोई जो है वो रिव्यू जो है वो करना है। वो अपनी मर्जी का बेंच बन जाता है। 2-3 दिन के अंदर बेंच जो है वो 5-0 से फैसला सुना देता है। और ये फैसला अपना दीन और ईमान बेचने वाला जो है ये मुझे ये सुनाता है। बताएं, मुझे ये बताएं, अगर ये चीजें चल रही हैं, मेरी बात सुन लेना, जब आपको पता है जब इस तरह का मौका होता है, चाहे सेनेट के इंतखाबात हों, अब खासकर जब से अब 63A का फैसला आ गया, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल गई है, तो ज़ाहिर है PTI लीडरशिप को भी खदशात हैं कि नंबर्स तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास पूरे हैं नहीं है, मौलाना मान नहीं रहे हैं, उसके बावजूद हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो PTI को ये लग रहा है कि हमारे बंदों को वो कह भी रहे हैं कि फ़ोन्स आ रहे हैं, बंदों को उठाया जा सकता है, अगवा बराए वोट हो सकता है, ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है। क्या आपके जहन में ये खौफ है कि अगर आप आना भी चाहें तो आप इसलिए नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल जो है वो खौफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हर शहरी के अंदर खौफ है। मतलब स्टेट जो आपको ये खौफ है कि आप इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जबरदस्ती जोर जबरदस्ती हो सकती है आईनी तरमीम के लिए वोट दिलवाने में? ये मेरा सवाल है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जोर जबरदस्ती से जो है ना ये वोट दिलवा सकें। जोर जबरदस्ती से अगर इन्होंने वोट दिलवाने होते तो पिछले 15 दिन पहले जो अमेंडमेंट लेके आए थे तो इनकी वो पास ना हो जाती। वो क्यों नहीं अमेंडमेंट के ऊपर कोई, हम उस दिन भी इतने ही कॉन्फिडेंट थे जितने कि आज कॉन्फिडेंट है। वो कह रहे थे कि ये 24 घंटों के अंदर पास होगी। मौलाना ने कहा मिसालें हमारे सामने है ना, जोर जबरदस्ती जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पार्टी को छोड़कर चले गए। कोई ज्यादा दूर ना जाएं, आपकी पार्टी के PTI के लोग जिन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में फिर गायब ही हो गए। इलेक्शन के बाद जो छांटी फिरी, जो छाननी फिरी, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल अभी कोई PTI को छोड़ के जाता है। मैं अगर PTI को छोड़ के जाता है तो मेरे ख्याल से सियासत ही फिर वो छोड़ के जाएगा, PTI को नहीं, वो सिर्फ छोड़ के जाएगा। तो आपके पार्टी के और लोगों से राब्ते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग, सुन लेना सवाल सुन लें, कि पार्टी के लोगों को छुपाया हुआ है KPK में और पार्टी के लोगों में ये खौफ है कि जोर जबरदस्ती हो रही है, हो सकती है उन लोगों के साथ? देखें, छुपाया हुआ जो है वो नहीं है, ये एक पार्टी की पॉलिसी है। हम सारे इकट्ठे बैठे थे, हमने मिल बैठ के ये डिसाइड किया कि जो लोग जो है वो पंजाब के कुछ जो है जहाँ पे जो सूरत हाल है इसके मुताबिक ये अपनी जान बचाना और अपनी जो है वो तशद्दुद जो है वो MNAs को अगर असेंबली से उठा के लेके जा सकते हैं तो घर से उठा के लेके जाना तो बड़ी छोटी बात है। वो पार्टी के खिलाफ वोट MNA डाले या ना डाले, लेकिन जो उसका जो है ये गवर्नमेंट जो है वाली गवर्नमेंट जो है ये जो उनकी पंजाब की है जो हशर करे। मुझे ये बताएं कि आपको कोई फोन आया है? इंसानियत तो है नहीं है। आप पे कहीं से दबाव है आईनी तरमीम के लिए वोट डालने के लिए? जी मेरे पे जाती तौर पे मेरे पे कोई दबाव नहीं है जी, ना ही मुझे कोई कॉल आई है जी अभी तक। तो अभी आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप वापस आ नहीं सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन बकौल आपके आप अदालत ने तो इजाजत दे दी है ना कि आप आ सकते हैं, फिर क्या मजबूरी है? फिर मेरा जाती भी कोई तो बंदे का ख्याल होता है कि अगर हम पाकिस्तान में रह के, अगर हम इमरान खान साहब ने, अगर हमें पार्टी ने हिदायत दी है कि हम जो है वो पंजाब के लोग जो है वो अपने आप को सिक्योर करें ये आईनी तरमीम के 10-15 दिन जो हैं इनके अंदर, तो फिर अगर पाकिस्तान में आके मुझे सिक्योर होना है तो मैं इधर मदीना शरीफ में बैठा हूँ, मेरी फैमिली इधर है, तो मैं इधर 8-10 दिन अपने अल्लाह ताला के घर बैठा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। आपको पार्टी ने भी रोका है कि आप अभी ना आए? पार्टी ने कोई ऐसा रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जरा ये एहतियात करें, ये जो दिन है आईनी तरमीम वाले और ये सारा जो इन्होंने कैसे एहतियात करें? क्या मतलब है एहतियात? क्या करें? जो है वो क्या एहतियात करें? घरों से बाहर निकलना एहतियात नहीं, निकलना अगर हमने छोड़ना होता तो आज हम इस्लामाबाद आ रहे होते, हम लाहौर का एहतजाज कर रहे होते। तो फिर कैसी एहतियात? यही तो पूछ रही हूँ, फिर क्या कह रही है पार्टी? पार्टी कैसी एहतियात बरतने का कह रही है?
देखिए, हम अगर MNAs को, मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ, मेरे ऊपर FIR है, मेरी प्रोटेक्टिव बेल भी नहीं है अभी कोई, मुझे तो मतलब कि वो किसी भी चीज के अंदर अगर वो पकड़ लेते हैं या किसी दूसरे MNA को जो मुल्क से बाहर है, हम 10 लोग मुल्क से बाहर हैं और हमारा ये आपस का भी मुतफिका फैसला है कि हम ये जो है वो 8-10 दिन 15 दिन गुजार के इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक सारे वापस आ मतलब अभी फिलहाल का तो खौफ है ना, ये आप अपनी बातों को खुद ही डिनाई कर रहे हैं, फिर तो खौफ है ना आपको कि पकड़ लेंगे। चले मान ले जी ये का जो है ना, ये खौफ तो मैं नहीं कह सकता, खौफ के बुत तो टूट गए हैं, लेकिन एहतियात हम बरत रहे हैं, खौफ वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर सबकी कंसेंसस शामिल है। अगर मेरी अपनी जाती राय हो और मैं अपना जाती फैसला मैं भी कल आ जाऊं, लेकिन अगर हम सारे मिल बैठ के हमने ये प्लान किया, हमने ये डिसाइड किया, तो मेरे ख्याल से अगर सारे अमल कर रहे हैं तो मुझे भी अमल करना चाहिए। तो अभी ये उसके डिसाइड किया कि जब तक ये आईनी तरमीम का प्रोसीजर नहीं हो जाता तो आप सब लोग जो बाहर बैठा हुआ बाहर ही बैठा रहेगा, ये मुतफिका फैसला है आप लोगों का? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और तब तक वापस नहीं आएंगे आप लोग? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आज आपको पता ही होगा जो इस्लामाबाद में हो रहा है, आप समझते हैं आप लोग कि ये मुनासिब वक्त है इस तरह का एहतजाज करने का, जब SCO समिट होने जा रहा है? का भी कोई मुनासिब वक्त होता है जी? तो आपकी पार्टी के अंदर से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जब एहतजाज करने का मौका था 9 फरवरी को, तब आप में से कोई बाहर निकला नहीं, और जब गंडापुर साहब पहुंचते हैं तो जब लोग डंडे खाते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, एहतजाज कैंसिल करते हैं। तो आप लोग भी तो अपनी मर्जी से करते हैं ना, कारकुनों को डंडे खाने के लिए छोड़ देते हैं, खुद वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। कारकुनों को कोई बिल्कुल कारकुनों को कोई डंडे खाने के लिए नहीं छोड़ता। कारकुन जो है वो बड़े दलेर हैं और वो डंडे जो जितने उन्होंने खा लिए हैं ये इलेक्शन से पहले, ये डंडे और ये चीजें अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। और ये एहतजाज जो है ये इसका जी कोई वक्त तो है नहीं है, ये आईनी हक है। अगर हम करना चाह रहे हैं तो हुकूमत को तकलीफ क्या है कि वो रोक क्यों रही है? हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। नहीं तो इससे कोई आईनी तरमीम का जो फैसला हुआ है 63A का, वो आपके एहतजाज से या गंडापुर इस्लामाबाद आके बैठ जाएंगे, वो वापस तो नहीं होगा, फैसला तो नहीं बदलेगा? फैसला बदले या एहतजाज, जलसे, धरने ना हुकूमतें बदलती हैं, ना जेलों से लोग बाहर निकाले जा सकते हैं, ना अदालतों के फैसले बदले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर इतना गुस्सा है, ये जो चीजें अगर हुई हैं, अवाम के अंदर अगर इतना गुस्सा है, आप अवाम को अपना गुस्सा भी बाहर नहीं निकालने देंगे तो अवाम फिर फटेगी। एहतजाज आपका एक गुस्सा निकालने का एक हल है। अगर आप किसी को मारते हो, अगर आप किसी को अगर दबाते हो, अगर वो बेचारा, आपको लगता है 9 मई के बाद आवाम चाहेगी कि उनका मजीद भुरकस निकले? जो नहीं भी 9 मई, आपको लगता है 9 मई के बाद जो कुछ लोगों के साथ हुआ और आज तक 9 मई के नाम पे हो रहा है, आवाम चाहेगी कि मजीद उनका भुरकस निकले? तो आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा और हम एक पुरअमन एहतजाज भी करेंगे तो लोगों के ऊपर वही वाले जो है वो मुकदमे बनेंगे और लोग जो है उन्हीं परेशानियों से गुजरते रहेंगे? पिछले हफ्ते गंडापुर साहब को डटना चाहिए था ना, फिर एहतजाज खत्म करके कैंसिल करके वो तो वापस चले गए थे, लोग डंडे खाते रह गए थे। लोगों ने खाए। देखें एहतजाज अब एक मोबिलाइज करना है ना जी सबको। पिंडी उस दिन सारा निकला, सारे लोग निकले, लोकल निकले, वो भी आए, पिंडी के बॉर्डर तक पहुंचे, जो भी है कैंसिल हुआ या जैसा भी है वो वापस चले गए। आज भी वो जो है वो दोबारा जो है वो रास्ते में है, पुलिस शेलिंग कर रही है। कंटेनर्स को वेल्डिंग रॉड से वेल्ड किया गया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा गया कि ये सिंगल कंटेनर तो आवाम जो है अपने जोर से साइड पे कर देती है, तो इसे एक सीसा पलाई दीवार बना दी। क्या मतलब कि कोई गैर मुल्की लोग जो है वो हमला कर रहे हैं, कोई एक जगह है तयन किया जिधर हमने आके एहतजाज करना है, उसके अंदर मसला क्या है? एवं इन्होंने लड़ाई जो है वो बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तहरीक इंसाफ के साथ। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।